हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट टाइम हमने आपकी जो थ्योरी थी वो पढ़ाई थी मैंने आपको। रॉल्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा समझा था। अब मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ कि हमने जो थ्योरी है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। जो कंसेप्ट सीखे हैं वहाँ पे उसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलो देखिए कैसे करते हैं, बने रहिएगा साथ में। और याद रखिए मैंने क्या किया हुआ है कि जब आप होम पेज से जाओगे तो आपको रैंडम में वीडियोस दिखाई देती हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग से। सॉल्यूशन चैप्टर की अलग से बनाई है, प्रीवियस ये जो क्वेश्चन जेई एडवांस के उनकी अलग से बनाई हुई है, ऑर्गेनिक की अलग से। तो याद रखिएगा वहाँ पे जाके आपको सॉर्टिंग मिल सकती है, ऑर्डर में मिलेंगे आपको। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो तरीका है मेरा क्वेश्चन को पढ़ने का, मैंने आपको पहले जे एडवांस में समझा रखा है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या उसमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। याद रखिएगा बात, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन क्या क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए और क्या निकालना है ये अगर आप पता कर लिया तो 50% क्वेश्चन खत्म। तो चलो करते हैं। तो मेरा मेथड चेक कर लीजिएगा एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 200 केल्विन दिस है, तो उसको लिखिएगा पहले वो क्या बोल रहा है। क्या कहता, वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म मतलब अलग अलग से गिवन है तो ये प्योर फॉर्म में है। तो मान लेते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है जी वो सपोज कीजिएगा इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, इसको सेकंड कंपोनेंट मान लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन को सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म है इसका P1 डिग्री गिवन है जी, कितना है 200 mmHg। और जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है बच्चे P2 डिग्री उसका गिवन है वेपर प्रेशर 415 mmHg। तो कहता क्या है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालिए जो प्रिपेयर किया जाएगा मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो गिवन है, ये भी याद रखिएगा जो मास है आपका क्लोरोफॉर्म का, W ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज, क्लोरोफॉर्म को मैं 1 ही मान रहा हूँ तो W1 हमें गिवन है जी 25.5 ग्राम एंड W2 गिवन है, गिवन मास है जी 40 ग्राम। याद रखिएगा हमें कह रहा है कि सॉल्यूशन निकाल दो वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन है आपका उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। कहने का मतलब ये होगा कि आपने मिक्स किया है किसको, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को मिक्स कर दिया आपने। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्या बनेगा वो निकालो, वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन में जो एग्जर्ट करेगा। डन। तो वेपर हमें फॉर्मूला पता है ये रॉल्स लॉ का, पी सॉल्यूशन P1 डिग्री x1 प्लस P2 डिग्री x2 होगा। क्या हमें मोल फ्रैक्शंस पता है जी, मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो निकाल लो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगी। देखो x1 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जब आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 25.5 और जो मोलर मास होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 13 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 35.5। ठीक है, जो कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया 12 प्लस 113 335.5 इंटू 3। चेक कर लीजिए कितना आ रहा है ये 119.5 आएगा मेरे बच्चे। अगेन 25.5 डिवाइड बाई 119.5 प्लस N2 इज number of moles of dichloromethane that is given mass 40 divided by molar mass। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 35.5। कितना आएगा ये, मेरे ख्याल से 85 आएगा। इसको चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे 0.311 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 0.113 ऐसा कुछ आएगा। सो 0.311 आएगा। हाँ ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमारी 1 की आ गई फर्स्ट कंपोनेंट तो सेकंड कंपोनेंट की निकालते कैसे है, दैट इज 1 माइनस x1 करेंगे सीधा।
तो मोल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी x2, देखो जरा अप्रोक्सीमेट करके देखो, 0.6 आएगा मेरे ख्याल से, 0.688 अप्रोक्सीमेटली आ गया। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या पुट करनी है, P1 डिग्री गिवन है जी, हाँ जी गिवन है, 200 इंटू x1 गिवन है, हमने निकाला है 0.311, P2 डिग्री 415 इंटू x2 इज 0.688 डिवाइड, ये हमारा टोटल क्या आ गया, P सोल्यूशन आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा आपका 300 समथिंग आएगा, 3 इज कमिंग आउट टू बी 347.9 mmHg, ठीक है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन आ गया मेरे बच्चों। फिर क्या पूछ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ध्यान दीजिए वेपर फेज में पूछ रहा है, जो ये मोल फ्रैक्शन लगी हुई है ये x1 x2, ये मोल फ्रैक्शन है इन दी सोल्यूशन, जैसे कि उसे मिक्स किया इन दोनों को तो वेपर भी बने हैं और कुछ पार्ट उसका कहाँ रह गया, डिजोल्व रह गया। तो मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड के अंदर वो है x1 और x2 है। तो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स गए हैं, तो वेपर फेज में क्या होगी, उसको डिनोट y1 एंड y2 से डिनोट करेंगे जी। तो वो वेपर फेज में पूछा, मतलब y1 और y2 पूछ रहे हैं आपसे, तो y1 y2 कैसे निकालते हैं, डेल्टन लॉ से। मैंने आपको बताया था, डेल्टन लॉ ने कहा था कि जो आपका मान लो कि पार्शियल प्रेशर ये ए का होगा या फर्स्ट कंपोनेंट P1, दिस शुड बी इक्वल्स टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज, ये होता है। सिमिलरली P2 आ जाएगा मेरे बच्चे, इज इक्वल्स टू P टोटल इनटू Y2। P टोटल क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर सोल्यूशन, दैट इज P सोल्यूशन या P टोटल। ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, मैंने आपको थ्योरी जब समझाई थी उस टाइम पे बताया था मेरे बच्चों, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं, जो अब हम कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो जी अप्लाई करते हैं। y1 कैसे निकलेगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 को ना, 1 को क्या लिया था हमने, क्लोरोफॉर्म, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, वेपर फेज में बच्चे, मतलब गैसेस फेज में क्या आ रहा है आंसर आपके सामने है, P1 अपॉन P टोटल। P1 क्या होता है, ये है जी P1 टोटल, दैट्स P1 डिग्री इंटू x1, P1 डिग्री इंटू x1 डिवाइड बाई P टोटल। P1 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके सामने है 200 इंटू 0.311 डिवाइड बाई 347.9, तो मुझे y1 आ जाएगा आपके पास, इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये 0.18 आएगा आपका। ऐसे मुझे y2 आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, दैट इज P2 अपॉन P टोटल। P2 क्या था, ये पूरी की पूरी टर्म P टोटल है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। P2 डिग्री इंटू x2 डिवाइड बाई P टोटल, दैट इज आपके सामने आंसर आ रहा है 415.688 डिवाइड बाई 347.9। आंसर निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से 0.82 आएगा इसका। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चंस में। आपकी अप्रोच बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, फिर फॉर्मुलास कैसे अप्लाई करने हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको, एक बार मैं साइड पे हो रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भाई जे एडवांस का है, ठीक है। जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं, वैसे मल्टी कंसेप्ट आते हैं वहां पे। देखो जे एडवांस का तरीका बताता हूँ आपको ना, जे एडवांस की मैथमेटिकल क्या है, उसकी मैथमेटिक्स क्या होती है वो क्रैक करने की। मैथमेटिक्स सिंपल होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर होते हैं, सबको पता है बात। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि हर एक
सेट में पेपर 1 में मान के चलेगा कि ये वेरी करती रहती है, अनप्रडिक्टेबल होता है एडवांस का पेपर, सबको पता है कि इसमें क्वेश्चन भी मतलब मान के चलते हैं कि 50 से लेके 54 क्वेश्चन तक आ सकते हैं हर एक सेट में, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। ऑन एन एवरेज में मान के चलो अगर आप मान लीजिएगा कि हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हुआ, आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन आते होंगे? अगर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूँ, अगर आप ये तो नहीं कह सकते 15 कहेंगे तो कितना हो जाए, 45 हो सकते हैं, पर हमें 50 से 54 करने हैं तो मान के चलिए 17-18 की रेशो रहती है, 17 क्वेश्चन आते होंगे सब में ऑन एन एवरेज। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये बात, हर किसी में 17 क्वेश्चन आते होंगे तीनों सब्जेक्ट्स में। तो आपको करना क्या है, आपको उन 17 क्वेश्चन में से, मैं ये कहता हूँ जहां तक मेरी कैलकुलेशंस हैं, जहां तक मैंने देखा है, आपने 17 क्वेश्चन में से हर एक सब्जेक्ट का आपका पीसीएम होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है, इसके ऑन एन एवरेज मान के चलिए आपको 6 क्वेश्चन पकड़ने हैं, 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन पकड़ने का मतलब ये है कि वहां पे वो सिलेक्ट करने हैं, वो आप जो कर सकते हैं, पागलों की तरह नहीं कि हाँ कि गए ही पेपर को देखो और ज्यादा स्टार्ट कर दिया ना, पहले पेपर को देखो एडवांस का, आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा, आसान आए हुए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन नहीं हो सकता एडवांस का। आपको ये चेक करना है कि वहां पे वो कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं पकड़ूंगा, वो सिलेक्ट किए जाएंगे। वो सिलेक्ट कैसे होंगे, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, वो आपको दिख जाएंगे जब आप उनकी, अगर मैंने पहले कहा रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान आ रही है, कंसेप्ट आसान लग रहा है, उसमें ज़्यादा मल्टी मल्टी कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, तो वो हो पाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, थ्योरी वगैरह आपने अच्छे से पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से हो जाएगा आराम से। तो 6 क्वेश्चन लेके चलेगा सब में। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने कर लिए मैंने, 18 क्वेश्चन कर लिए टोटल पेपर 1 के। क्या एक्यूरेसी बता रहा हूँ, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो 6 किए तो 6 के सही होने चाहिए, ये गलत नहीं हो सकते। आउट ऑफ 17 क्वेश्चन मैंने कहा 17 में से 6 इसमें से किए, 17 में से 6 इसमें से, आउट ऑफ 17 अगेन 6 इसमें से किए मैंने। तो ऐसे हमने यहाँ पे करना है पेपर सेकंड में, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ से भी 6 करने, तो मैंने 18 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, तो ये कितने हो गए, 36 हो गए ना टोटल। टोटल कितने हो गए, 36। बिल्कुल एक्यूरेसी अगर आप रखेंगे तो 36 का मतलब बहुत होते हैं जी। 36 अगर जे एडवांस में आप क्वेश्चन कर लिया आपने, टोटल पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिलाकर क्वेश्चन कर लिया आपने, तो ये इसकी मैथमेटिक्स है जे एडवांस की। वहां पे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं पहले, कि क्वेश्चन सेलेक्ट कौन कौन से किए जाएंगे। ठीक है, मुंह उठाकर नहीं कि हाँ बस सीधे गए और क्वेश्चन सॉल्व, पढ़े आराम से कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आसान हैं, ये मैथमेटिक्स समझेगा। 36 क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ आपका रैंक बहुत बढ़िया रैंक आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 44 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन अगर टॉप रैंकर होते हैं, तो अगर 36 कर लिए, अगर आपके बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप उन्हीं में ही आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रैंक आएगा यहाँ से। पर लेकिन एक्यूरेसी चाहिए बच्चे, आपको मैंने बता दिया, डिकोड बता दिया करना कैसे है, जे एडवांस के पेपर को आप अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, वहां पे ढूंढने होते हैं पहले। ठीक है, 3 घंटे बहुत होते हैं, याद रखिएगा। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, वही हमारे टेक्निक वही है, लिक्विड एंड लिक्विड फॉर्म के आइडियल सोल्यूशन को फॉर ऑल कंपोजिशन, आइडियल सोल्यूशन बनाना रॉस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, टू सच सोल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा जी, 2 सोल्यूशन बनाए गए हैं जिनमें मोल फ्रैक्शन जो एक ही है, एक में 0.25 है, दूसरे में 0.5। तो पहले लिख लेते हैं इस बात को कि सोल्यूशन 1 है और सोल्यूशन 2 है, मोल फ्रैक्शन जो है एक ही पहले में, तो इसको x से 1 लिख देते हैं बच्चे, 0.25 है। याद रखिएगा मुझे फर्स्ट कंपोनेंट की पता, सेकंड कंपोनेंट की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो एक्स बी की क्या होगी फर्स्ट में, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। यहाँ पे क्या कह रहा है वो सेकंड वाले में कि 0.5 है जी, तो बी की भी 0.5 होगी, बी की भी 0.5। क्लियर है। हैविंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 बार एंड 0.4 बार, तो टोटल प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बता दिया पहले में, जो है टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इन फर्स्ट दैट इज कमिंग आउट विद 0.3 बार गिवन है जी, और इसमें है बच्चे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 0.4 बार।
तो क्या कहता है निकालने को, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, मतलब पीबी डिग्री पूछ रहे जी आपसे, पीबी डिग्री। तो कैसे करना देखो, हमें ये तो पता चलेगा ये अगर ये गिवन है तो रॉस लॉ तो लगेगा लगेगा। रॉस लॉ की इक्वेशन क्या कहती है कि पी सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन है। अगर मैं पहले के लिए सोल्यूशन के लिए लाऊं, सोल्यूशन फर्स्ट के लिए, पी सोल्यूशन कितना है जो उसका 0.3, पी ए डिग्री गिवन है नहीं है, एक्स ए 1 गिवन है, हाँ जी गिवन है 0.25, पी बी डिग्री गिवन है नहीं है, वो तो निकालना है हमने, एक्स भी गिवन है जी पहले सोल्यूशन में गिवन है 0.75, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर फॉर द सॉल्यूशन सेकंड के लिए मैं क्या लगाऊंगा, वो वाला पी सोल्यूशन कितना उसका 0.4, 0.4, पी ए डिग्री गिवन नहीं है। यहाँ पे एक बात हो जाएगा, आप कहीं से पी ए डिग्री और पी बी डिग्री चेंज हो जाएगा सोल्यूशन 1 और 2 के लिए, क्यों चेंज हो जाएगा भाई, जो पी ए डिग्री और पी बी डिग्री होगा बच्चे, ये तो प्योर जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो ये तो एक तरह का कांस्टेंट हो गया ना, जो पी ए डिग्री और पी बी डिग्री तरह के कांस्टेंट हो गए, तो ये चेंज नहीं हो सकते, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकते हैं। और गिवन अमाउंट है या गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें तो पी ए डिग्री और पी बी डिग्री क्या रहेगा, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेंगे भाई, ये नहीं आपके चेंज हो सकते, ये बात याद रखिएगा। आपके सिर्फ मोल फ्रैक्शन अलग अलग चीज है तो मोल फ्रैक्शन अलग है इनकी, तो क्या पी ए डिग्री और पीबी डिग्री, भाई पी ए डिग्री और पीबी डिग्री का मोल फ्रैक्शन से क्या, ये तो सोल्यूशन के अंदर है ना जब उनको मिक्स किया गया है। पी ए डिग्री क्या है कि जब वो प्योर पड़ा है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर पी ए डिग्री को पी ए 1 डिग्री मान लें क्या, फर्स्ट सोल्यूशन में क्यों मान लेंगे भाई, वो तो एक कांस्टेंट है, याद रखेगा ये बात। तो पी ए डिग्री इंटू पॉइंट, यहाँ 0.5 हो जाएगा ए की मोल फ्रैक्शन, और पीबी डिग्री यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी की 0.5 है, 2 है। भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। पीबी डिग्री चाहिए जी हमें, क्या चाहिए पीबी डिग्री, तो पी ए डिग्री को खत्म कीजिए, कैसे खत्म करेंगे, 0.25 है 0.5 है, मैं क्या करता हूँ उसको 0.5 से पूरी को मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या मिल रहा है 0.4 इंटू 0.5, सब होता है 5 4 20, तो ये 0.2 आ गया, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ जी 0.2, ये 5 25, तो 0.25 ही आ जाएगा, ये तो हमने सेम करना ही था, और ये भी मेरे ख्याल से 0.25 ही आ जाएगा। फिर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे दोबारा से, 0.3 पी ए डिग्री 0.25 प्लस पी बी डिग्री 0.75, अब क्या कीजिएगा डिफरेंस लीजिएगा, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना मेरा 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.1, 0.25 माइनस 0.75 माइनस 0.5 पीवी डिग्री, तो पीवी डिग्री कितना आ गया जी आपके पास, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2 बार। आसान था क्वेश्चन, जैसा जेई एडवांस की मैथमेटिक्स समझना जो मैं आपको समझाया है, क्वेश्चन को करने का तरीका और क्वेश्चन को पहले ढूंढना है वो क्वेश्चन कौन से हैं जिसको आप कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन नहीं होता वहाँ पे और कर भी नहीं पाएंगे, वो दिमाग से निकाल देना है हमने कि मैक्सिमम अटेम्प्ट अगर मैं मारूंगा तो 40, वैसे मैं वो 36 बता दिया, अगर आपसे 7 8 हो सकते हैं हर एक फिजिक्स में, और सबसे ज़्यादा देखो केमिस्ट्री में होने के चांस होते हैं, फिजिक्स में और मैथ में होने के चांस बड़े कम हैं, वो आपको उनके रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, उनके लिए आपको ढूंढने पड़ते हैं वो क्वेश्चन क्या है जी, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि अगर 6 आप मान के चलो आप 10 भी कर सकते हो आउट ऑफ 17, ठीक है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 12 में पहुंच सकते हो आप। केमिस्ट्री आसान है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आसान होता है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको एक बार कैसे किया मैंने। चलो जो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कहता क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ये
pure benzene has vapor pressure three times that of pure toluene, full stop. They nearly form an ideal solution. What would be the ratio of their mole fraction in vapor phase phase of solution having equal mole fraction ratio of their mole fraction in vapor phase of solution having equal mole fractions of toluene and benzene. देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या कहता, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 3 टाइम्स है, तो मतलब हमें गिवन है बच्चे, हमेशा यहाँ पहले लिखना है और समझना है जो गिवन है। प्योर बेंजीन पीवी डिग्री जो है वो 3 टाइम्स है जी पी डिग्री टॉलुइन के, दिख रहा है हमें। दे नियरली फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो रॉल्स लॉ लगेगा। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डाल्टन्स लॉ पढ़ाया था, तो मतलब वो पूछ रहा है वाई बेंजीन अपॉन वाई टॉलुइन, ये पूछ रहा है, ये पूछना चाहते हैं। ऑफ सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शंस ऑफ टॉलुइन एंड बेंजीन, कहते हैं इक्वल मोल फ्रैक्शन है किसकी, मतलब सॉल्यूशन में है जी, वो मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है, तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स बेंजीन इज इक्वल टू एक्स टॉलुइन, यही चाहता है वो। हमें ये रेशो निकाले, तो रेशो निकालने के लिए हमें वो डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पी जो पी बेंजीन होगा जी, पी बेंजीन इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, एंड पी टॉलुइन इक्वल्स टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज। ये पी टोटल पी सॉल्यूशन है, दोनों को क्या करो, डिवाइड, दिख ही रहा है कि डिवीजन करनी पड़ेगी। जैसे आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे वाई बेंजीन अपॉन वाई टॉलुइन क्या आएगा, पी बेंजीन अपॉन पी टॉलुइन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन इन द सॉल्यूशन। तो पी बेंजीन क्या आएगा जी, पीबी डिग्री बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन अपॉन पी डिग्री ऑफ टॉलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, यही आएगा। भाई ये तो दोनों सेम है, दिखा है, दिया हुआ है, और जो P डिग्री ऑफ बेंजीन अपॉन P डिग्री ऑफ टॉलुइन कितना है, 3 है, तो मेरे ख्याल से रेशो कितनी आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी आपकी। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ गया। आसान था क्वेश्चन जी, चलो जी आसान था, तो आगे चलते हैं। इसको नोट कर ले मेरे बच्चे एक बार, चलो जी आगे चलते हैं। बस आपको सीखना है कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मिक्सचर्स या मिक्सचर बोल दे शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं बच्चे, जेई मेंस में, आपके सीबीएसई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं आजकल। ठीक है, फ्रॉम रॉल्स लॉ ऑप्शन गिवन थे आपको, CCl4 प्लस मिथेनॉल, बी ऑप्शन था
कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2 प्लस एसीटोन। सी था जी आपका फिनॉल, फिनॉल प्लस एनीन। और डी था मेरे बच्चों बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। मैंने आपको बताया था कि पकड़ते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन है। मैंने रट्टा नहीं समझाया था आपको, मैं वो कंसेप्ट समझाया था कि पकड़ना कैसे है ऑप्शंस को, कैसे पकड़ते हैं भाई। और हमने थ्योरी पढ़ी है जो मैंने सिखाई है, देखो जरा कैसे पकड़ोगे। क्या वहां पे कंसेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था, क्या लॉजिक होता था। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, सब कुछ पॉजिटिव, मतलब जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वो भी पॉजिटिव होगा, ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉड्स। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ज्यादा है वेपर फेस में। मॉलिक्यूल ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वीकर है। तो बात यहीं पे थी, अगर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हैं तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपने बस ये चेक करना है कि वीकर इंटरेक्शन किन दो कंपाउंड्स के बीच में है। तो CCl4 सबको पता है जी नॉन पोलर, मैंने बताया था कैसे पकड़ना है, ये नॉन पोलर है जी। और मिथेनॉल कैसा होता है, पोलर। आपको पता है नॉन पोलर CCl4 और मिथेनॉल पोलर हो गया, तो क्या ये दोनों डिसॉल्व होंगे, मैंने कहा नहीं होंगे। अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कैसे होंगी, वीकर या स्ट्रॉन्गर। आंसर पता चल चुका होगा अब तक। CS2, CS2 क्या होता है, CS2 क्या होता है जी, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या पोलर है, देख लो एक बार, क्या पोलर है ये। CS2 नॉन पोलर होता है जी, नॉन पोलर। और एसीटोन होता है पोलर। अगेन एक नॉन पोलर और पोलर क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे, नहीं होंगे। मतलब होंगे तो बहुत कम डिसॉल्व होंगे दूसरे में, तो विकर इंट्रैक्शन होंगी। तो ये भी है आंसर इसका मतलब, विकर इंट्रैक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर फिनॉल है एंडीन। फिनॉल जो होती है मेरे बच्चे सबको पता है, फिनॉल एक पोलर है और एंडीन भी एक पोलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, ये होती है फिनॉल। जिनको नहीं पता देख ले, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, और जो एंडीन होती है बच्चे उसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। जब इन दोनों को आप मिक्स करते हैं, फिनॉल और एंडीन को, मैंने आपको बहुत समझाया कि पोलर है, आपको सिर्फ ये पता करना है अगर दोनों पोलर हैं तो जब आप उनको मिक्स करेंगे तो आपका H बॉन्डिंग होगी उनमें या नहीं होगी, या जो पहले से ही अगर वो ब्रेक हो जाए तो आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन के पास H है और नाइट्रोजन के पास भी H है। तो हो सकता है जो ये H होगा, ये क्या करता है, ये सब नाइट्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों में H बॉन्डिंग होगी। H बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन तो मतलब नेगेटिव डेविएशन हो जाए, तो ये आंसर नहीं होगा। ये दो आंसर होंगे। याद रखिए ये मल्टीपल करेक्ट है जी, मल्टीपल जे एडवांस के लिए आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। तो मल्टीपल करेक्ट होगा। फिर बेंजीन प्लस टॉलुइन, भाई बेंजीन और टॉलुइन को देखो, ये दोनों नॉन पोलर हैं। और मैंने बताया था अगर नॉन पोलर हो जाए, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरल केसेस में क्या होता है, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर किसको करते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी देख लो, स्ट्रक्चर सेम है बेंजीन का और टॉलुइन का। बेंजीन ये होती है, ठीक है, और टॉलुइन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, मॉलिक्यूलर साइज भी सिमिलर है। तो दे फॉर्म विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी A एंड B। ध्यान रखेगा, जो मैंने थ्योरी समझाई है वही आपको अप्लाई करके दिखाई है मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसको नोट कर लें सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग, on mixing 10 ml
of acetone okay with 40 ml of chloroform comma the total volume of solution is the total volume of solution is option A less than 50 ml, option B greater than 50 ml, option C equal to 50 ml, and option D cannot be predicted. तो जरा चेक करो क्या बोल रहा था। 10 ml लिया एसीटोन और 40 ml लिया क्लोरोफॉर्म, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगी अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक एसीटोन को मिलाया और एक क्लोरोफॉर्म को मिलाया। हमें चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन, क्वेश्चन वहां से है। एसीटोन सबको पता है जी, एसीटोन क्या होता है? पोलर। मैं उसी सेम कंसेप्ट से जाऊंगा। क्लोरोफॉर्म सबको पता है जी, CHCl3 होता है, तो पोलर होता है। हमने चेक किया अगर दोनों पोलर हो जाए, मैंने आपको बताया था कि आपने ये चेक करना है कि उनके बीच में एच बॉन्डिंग होगी, या जो एच बॉन्डिंग ऑलरेडी है प्योर लिक्विड्स में वो क्या वो ब्रेक होगी, ये कंसेप्ट था। अब देखो यहाँ पे दोनों पोलर हैं, आप चेक करिए एसीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है जी। और क्लोरोफॉर्म होती है CCl4 ऐसे, सॉरी CHCl3 होता है जो क्लोरोफॉर्म, CCl4 तो आर का कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो देखो इसके पास H है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और H में H बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये क्या करते हैं दूसरे के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं। जब इनको मिक्स किया गया तो H बॉन्ड बन गया। पहले H बॉन्डिंग नहीं थी इनमें, अकेले के जब पड़े थे तो डाइपोल डाइपोल फोर्स थी। पर लेकिन याद रखें जो ये मैंने केस बताया था, ये फिनॉल में पहले से H बॉन्डिंग होती है जी, ये बात याद रखिए, फिनॉल में पहले H बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब आपने इसको एलिन के साथ मिलाया तो फर्दर H बॉन्डिंग हो गई, मतलब एलिन के साथ भी H बॉन्डिंग हो गई, तो अब क्या होगा, ये तो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगी ना। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है क्योंकि H बॉन्ड बन चुका है, और H बॉन्ड बन चुका है तो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो वेपर फेस में कम जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कम जाएंगे तो नेगेटिव डिविएशन होगी, क्या होगी? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस। स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस का मतलब क्या है? जो वेपर प्रेशर होगा वो लेसर, मैंने ऐसे समझा था, लेसर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेसर का मतलब है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब आपको पता है डेल्टा वी भी क्या हो जाता है, डेल्टा वी भी नेगेटिव ऑन मिक्सिंग। समझ समझाया हुआ है, डेल्टा वी अगर लेस था तो फाइनल वॉल्यूम जो बनेगी वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगी। तो 10 और इसका 40, तो इसका मतलब ये है कि कम होने का मतलब जो आपकी ओरिजिनल थी 50 ml, उससे जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो कम होगी। कम का आंसर कहाँ है? ए आंसर है। समझ आ गया मेरे बच्चे, आपने पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को, मेन बात ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिएगा मेरे बच्चों एक बार। नोट कर लें सबके सब। मेरा कंसेप्ट है लॉजिक कैसे लगाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिक कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसने पहले बोले बाइनरी है सॉल्यूशन साथ में, ठीक है, विद पीए डिग्री ग्रेटर देन पीबी डिग्री, ऐसा है। विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज
करेक्ट। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे। ऑप्शन पहला था जी एक्स इक्वल टू वाई ए। बी ऑप्शन था आपका एक्स ए ग्रेटर देन वाई ए। सी ऑप्शन था एक्स ए अपॉन एक्स बी लेस देन वाई ए अपॉन वाई बी। एंड ऑप्शन डी इज नन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कहा गया देखो जी मतलब यहाँ पे, हाँ एक बात और भी यहाँ पे गिवन थी मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन था, बताया होता कहता है एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और एक्स पी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। वाई ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। एंड वाई बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। वही डिनोट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो क्या हो सकता है, मतलब पीए डिग्री पीवी डिग्री से ज्यादा है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो क्या हो सकता है, क्या रिलेशन करेक्ट रहेगा। हमें पता है अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है पीए डिग्री, और हमें सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो जरा, उसमें वाई ए भी आया है। वाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज भी यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो यहाँ से एक बात क्लियर कट होगा कि हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो डेल्टन लॉ वाला था, वो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले उसी को लिखते हैं। हम कहते हैं कि अगर मुझे पीए निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी टोटल इंटू वाई ए। इन्होंने कैपिटल से नोट किया हुआ है। और पी भी किसके इक्वल होगा जी, पी टोटल इंटू वाई बी। मुझे पीए वैसे पता होता है, पीए क्या होता है, पीए डिग्री टू एक्स ए होता है जी, पीए डिग्री इंटू एक्स ए। और ये होता है पीबी डिग्री इंटू एक्स बी। तो क्या होगा, हमें पीए डिग्री ग्रेटर पीबी डिग्री, तो यहाँ से पीए डिग्री निकालो जरा, यहाँ से पीए डिग्री क्या आएगा, पीए डिग्री आएगा जी पी टी इंटू वाई ए डिवाइड बाई एक्स ए, पी टी इंटू वाई ए अपॉन एक्स ए। और यहाँ से पी बी डिग्री आएगा मेरे बच्चे पी टी इंटू वाई बी अपॉन एक्स बी। गिवन क्या है, पी ए डिग्री ग्रेटर देन पी बी डिग्री है, तो पुट कर दो वैल्यूज को, क्या पता चलेगा आपको, पी टोटल वाई ए अपॉन एक्स ए ग्रेटर देन पी टोटल वाई बी अपॉन एक्स बी। ठीक है, ये कैंसल आउट हो रहे हैं, वैसे मैथमेटिक्स में कैंसल आउट नहीं करते हम, ऐसे मैथ में कॉमन लिया करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये कॉमन आ रहा है तो इसको गायब भी कर दो। तो यहाँ से क्या बना रिलेशन, देखो क्या मैच कर रहा है कोई, हम इसको y, ये x है ना यहाँ पे, है ना, x को उधर लेके जाओ, y b को उधर लेकर आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो y a अपॉन वाई बी ग्रेटर देन हो जाएगा x a अपॉन एक्स बी से। क्या ऑप्शन है कहीं पे, सी ऑप्शन है जी मेरे ख्याल से। ठीक है, समझ आया मेरे ख्याल से आपको। आपको अप्लाई कैसे करने हैं, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन मेरे बच्चों, हम अप्लाई कैसे करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मेरे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ A and B at 25 degrees Celsius are 90 mm, 90 mm Hg and 15 mm Hg respectively, respectively. So stop. If A and B are mixed, are mixed
such that the mole fraction such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6, then mole fraction of B in vapor phase is, वो कहता है x इंटू 10 की पावर -1 फुल स्टॉप, द वैल्यू ऑफ x इज डैश। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जेईई मेंस में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। देखो जरा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कंसेप्ट पकड़ना है, वो बोल क्या रही हैं वो समझना है। क्या कहता, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी ये है और ये है, तो वेपर प्रेशर का मतलब अगर अकेले गिवन है तो ऑब्वियसली है वो प्योर के होंगे। पीए डिग्री कितना गिवन है जी, 90 mmHg, और जो पीबी डिग्री है वो मेरे ख्याल से 15 mmHg है। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर कहता इफ ए एंड बी आर मिक्स सच दैट, उनको मिक्स किया गया, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो है बच्चे ए की इन द मिक्सचर मतलब सोल्यूशन में, मिक्सचर का मतलब सोल्यूशन में, तो एक्स ए कितना है 0.6, तो ऑब्वियसली है जो बी होगा वो हम निकाल सकते हैं 0.4 होगा। इसमें मैंने आपको हमेशा बताया, अगर हमें किसी एक कंपोनेंट की पता है तो दूसरे कंपोनेंट की हम निकाल सकते हैं, उसी टाइम पे निकालना है, याद रखना ये बात। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ वेपर फेस में, इन वेपर फेस, ये वेपर फेस है बच्चे वी डॉट पी, कहता वेपर फेस में ये है x इंटू 10 की पावर -1 आ रहा है, x की वैल्यू बताओ। ओके, यहाँ पे यूनिट्स mmHg रही होगी बच्चे, ठीक है, mmHg में निकाला था उन्होंने। हमें पता है मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में है, मोल फ्रैक्शन चाहिए हमें YB, इसका मतलब YB चाहिए मोल फ्रैक्शन आपको। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डेल्टन्स लॉ वाला जी। डेल्टन्स लॉ ने कहा था कि PB इज इक्वल टू P टोटल इंटू YB, तो YB का आंसर क्या आ जाएगा, PB अपॉन P टोटल। PB का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, क्या उसका आंसर आता है PB डिग्री इंटू XP आता है ना, अपॉन P टोटल। क्या मेरे पास PB डिग्री है, देखो PB डिग्री है, क्या मेरे पास XB है, हाँ जी XB है, क्या P टोटल है, नहीं है, तो P टोटल निकालिएगा, तो P टोटल निकाल लेते हैं जरा, मैं सेट ऑफ कर देता हूँ। P टोटल निकालना पड़ेगा। P टोटल का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज PA डिग्री XB सॉरी XA प्लस PB डिग्री इंटू XB। फॉर्मूला क्या है, PA डिग्री दिख रहा है आपको 90, और हमारा XA कितना है 0.6, PB डिग्री कितना है 15, और XB कितना है 0.4। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा अब तक तो, ठीक है, ये 54 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये आ गया 60 आ गया मेरे ख्याल से ना, 60 mmHg आ गया, तो मेरे ख्याल से वाई भी निकल जाएगा बच्चे आपका PB डिग्री टू XB। PB डिग्री टू XB कितना है, दैट इज 15 टू 0.4 डिवाइड बाई P टोटल दैट इज 60, तो कितना आ गया सीधा 4 पे, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0.1 आ गया। 0.1 का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -1, तो उन्होंने x की वैल्यू पूछी थी, तो x कितना होगा जी 1, याद रखिएगा। कंसेप्ट एप्लीकेशन, मैं कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूँ, मेन बात ये है, आपको ये सीखना है वहां पे मैंने कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिएगा, अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा हर एक आपको समझाया जाए। लिख लीजिए आपने, मेरे ख्याल से जल्दी करें।
चलो जी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते जाइए बच्चे। नोट कैसे करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, प्योर components X and Y are 200 torr and 100 torr respectively, full stop. Assuming a solution, assuming the solution follows Raoult's law, वो ये कह रहा है कि अज्यूम कर लीजिए इस बात को, कर लेते हैं जी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ x in vapor phase, in equilibrium with solution, containing equimoles of x and y is, ये क्वेश्चन था, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है जी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने पूछा कितनी होगी, तो ऑप्शन गिवन थे आपको। पहला ऑप्शन था 0.22, 0.22, बी था 0.33, मेरे ख्याल सी होगा 0.44 मान लो, इन्होंने 0.50 दिया था, और डी था 0.66। यहाँ पे चेक करो अगेन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, वो बोल क्या रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एक्स एंड वाई, जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट एक्स एंड वाई का, वो गिवन है, मतलब पी 8 डिग्री और पी एक्स है ना, तो पी एस डिग्री कितना है 200 टॉर, एंड पी वाई डिग्री क्या है 100 टॉर। ठीक है जी, रॉस लॉ फॉलो कर रहे हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन पूछिए एक्स की इन वेपर फेज, मतलब वाई एक्स पूछा गया, कहाँ पे कहता इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, जो वेपर फेज होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे सॉल्यूशन के साथ, जो कंटेन करता है इक्विमोल्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा मेरे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या है, इक्विमोल का मतलब क्या है कि जो मोल्स हैं वो सेम है, किसके, एक्स और वाई के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई इन दी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो यहां से मेरे ख्याल से हमें क्या चाहिए, हमें जो वेपर फेज में, तो मैं वाई एक्स का मतलब क्या होगा, अभी डेल्टन लॉ समझाया था, तो वाई एक्स क्या आ जाएगा, पी एक्स अपॉन पी टोटल, यही आ जाएगा। पी एक्स का मतलब पी एक्स डिग्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन दी सॉल्यूशन अपॉन पी टोटल, यही आएगा। क्या मुझे पी एक्स डिग्री पता है, पता है, पी टोटल पता है, नहीं पता, क्या मोल फ्रैक्शन पता है, वो पता है, ध्यान से देखो हमें पता है वो इन दी सॉल्यूशन, तो पहले निकाल लेते हैं जी जरा ये। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। मुझे अगर एन एक्स इक्वल टू एन वाई है, अगर आप कहीं से मोल फ्रैक्शन निकालो जरा, तो मोल फ्रैक्शन जो एक्स की होगी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगेन एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। जब एन एक्स इक्वल टू एन वाई है तो मेरे ख्याल से ये 0.5 आएगा, देखो जरा ठीक नहीं है क्या, यही आएगा। अगर मोल फ्रैक्शन एक्स की 0.5 आएगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई की इन दी सोल्यूशन वो भी 0.5 आएगी, ये भी याद रखिएगा। समझाया हुआ मैंने कंसेप्ट, पुट कर दो एन एक्स इक्वल टू एन वाई, 0.5 ही आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, पी टोटल, पी टोटल निकाल लो। पी टोटल क्या होगा, पी एक्स डिग्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी वाई डिग्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। सो इस कमिंग पी एक्स डिग्री गिवन है जी हमें 200, मोल फ्रैक्शन 0.5 है, यहाँ पी वाई डिग्री 100, मोल फ्रैक्शन वाई की सोल्यूशन में अगेन 0.5 है, तो कितना आ गया ये देख लो, चेक कर लो।
जल्दी से बता दो मुझे आंसर कितना आ रहा है इसका। तो पी टोटल आ गया, बस यहाँ पे पुट करो और क्या वाई एक्स आ जाएगा आपका। वाई एक्स आ जाएगी, पी एक्स डिग्री कितना है जी हमारे पास, पी एक्स डिग्री यही है 200 इंटू 0.5 डिवाइड बाई पी टोटल। पी टोटल निकाला कि नहीं निकला अब तक आप लोगों ने? जल्दी बता दो कितना आ रहा है, आसान कैलकुलेशन है तो। क्या इतना ही आ रहा है, चेक करना। 150 ही आएगा मेरे ख्याल से, कि उससे भी कम आ रहा है। कि इसको तो सीधा निकल जाएगा अब तो। मोल फ्रैक्शन में क्या से कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा है जी, कैंसिल आउट हो गया 15, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो 0.66 आ गया ना। सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लिए मेरे बच्चों जल्दी से, और समझे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इसको नोट कर लीजिए सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, सुनिएगा जरा। क्वेश्चन है, बेंजीन एंड नेप्थलीन forms an ideal solution form an ideal solution at room temperature. Stop. The correct statement is R। और इजार लगा तो आपको पता चले मल्टीपल करेक्ट है जी, सिंगल करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आया था आपकी जे एडवांस में, ये मल्टीपल करेक्ट है। पहला कहा था कि डेल्टा जी मिक्सिंग, या जो सीधा बोला सिस्टम का बोलता था उन्होंने, सिस्टम इज पॉजिटिव। बी डेल्टा एस जो होगा सिस्टम का, वो भी उन्होंने पॉजिटिव कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि सी डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से 0 कहा था उन्होंने। और ऑप्शन डी कहा था मेरे बच्चे, डेल्टा एच जो है सिस्टम का, वो 0। क्या सुनिएगा, तो कहते बताओ करेक्ट कौन सा है। ये मल्टीपल करेक्ट है जी, याद रखिए, सिंगल करेक्ट नहीं है ये। तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में पूछे, तो आइडियल सोल्यूशन क्या लग जाएंगे सबके सब। जैसे उन्होंने कहा कि ये आइडियल सोल्यूशन बना रहा है, तो मेरे आपके दिमाग में जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है वो आनी चाहिए। आइडियल सोल्यूशन सबसे पहले क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें जो इंट्रैक्शंस होती हैं, जो प्योर लिक्विड में इंटरमोलर इंट्रैक्शन है वही कब होगी, जब आप उनको मिक्स कर देंगे। दूसरी बात, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है जब हम उनको मिक्स करते हैं, मतलब सिस्टम जो बन गया, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम दैट इज इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज 0 होती है जी। तो क्या ये है कहीं पे, देखना जरा। ऑप्शन डी तो सही हो गया पहला। फिर वॉल्यूम चेंज जो होता है वो भी 0 होता है सिस्टम का। क्या वॉल्यूम चेंज बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। डेल्टा एस जो है सिस्टम का, वो क्या होता है, सबको पता है कि आइडियल सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एंट्रोपी, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन है, चाहे नेगेटिव डिविएशन है, चाहे आइडियल सोल्यूशन है, मिक्सिंग तो हो रही है ना। तो मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं हम +1 में। तो उसके लिए डेल्टा एस जो सिस्टम का होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये है? हाँ जिसने कहा है पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास डेल्टा जी आता है जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा
एच क्या है 0, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव रहेगी, तो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा जी। क्या उसने कहा डेल्टा जी नेगेटिव होगा? नहीं, गलत हो गया ये तो, हमें करेक्ट वाले बताने हैं। फिर एक चीज और लिखी है डेल्टा एस सराउंडिंग। भाई ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो आपका सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग जो होती है उसका जो डेल्टा एस होता है उस किसके इक्वल होता है? माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी, डेल्टा एच जो सिस्टम का है वो कितना है? 0 है, 0 है, तो 0 टी 0 ना, तो आंसर क्या आया? सी, बिल्कुल सही है, 0 ही आएगा। तो समझना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जी एडवांस में आ चुका है जी आपका। इस मैंने आपको इससे बढ़कर सिखाया है आगे डेल्टा जी के बारे में निकालना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे नेगेटिव होते हैं, थ्योरी में सब कुछ समझाया है मैंने आपको, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे उसके बारे में। चलो आगे चलते हैं। इसको नोट कर लें सबके सब। याद रखिएगा मैंने डेल्टा एस को पॉजिटिव क्यों रखा था, रीजन साथ में लिख लेंगे जरूर। मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एंट्रोपी, चाहे पॉजिटिव वेव से चाहे नेगेटिव मिक्सिंग हो ही रही है तो सब में डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा जी। बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन forms an ideal solution, forms an ideal solution over the entire range, over the entire range of concentration, concentration full stop. The vapor pressure of pure benzene, vapor pressure of pure benzene is 50.71 mm Hg, and that of toluene is 32.06 mm Hg full stop. Calculate the mole fraction, calculate the mole fraction of benzene, mole fraction of benzene in vapor phase, in vapor phase. If 80 gram of benzene, if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene, it's mixed with 100 ग्राम ऑफ टॉलुइन, अगर ऐसा है तो बताओ जरा। तो देखो जरा मेरे बच्चों कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है। गिवन का बेंजीन एंड टॉलुइन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जी, तो रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का इतना है, तो मतलब P डिग्री ऑफ बेंजीन हमें गिवन है 50.71 mmHg, और जो मेरे ख्याल से टॉलुइन का गिवन है P डिग्री ऑफ टॉलुइन 32.06 mmHg। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में पता करना है तो मतलब वाई बेंजीन निकालना जी वेपर फेज में, हमें फॉर्मूले बताए हुए हैं। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टॉलुइन, मतलब डब्ल्यू बेंजीन गिवन है जी कितना है, गिवन मास कितना है 80 ग्राम बेंजीन का, और टॉलुइन का कितना है 100 ग्राम। चलो जी, वाई भी हमें पता है, वाई भी कैसे आने वाला, फॉर्मूला पहले ही पता चल चुका है कि डेल्टन स्नो ने कहा था वाई भी आते हैं जी पी बी अपॉन पी टी से। पी बी था पी बी डिग्री इंटू एक्स बी अपॉन
पी टोटल, ये टॉलरेंस से मत यहाँ पे पी सोल्यूशन लगा लो, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए आपको। क्या पीबी डिग्री पता है? पता है बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर का। क्या मोल फ्रैक्शन पता है बेंजीन की? नहीं पता। ये मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन है, ये इन द वेपर फेस है। क्या टोटल वेपर प्रेशर पता है सोल्यूशन का? वो भी नहीं पता, पहले निकालने पड़ेंगे। तो चलो जी, क्या कहा हमें 80 ग्राम ये है, तो मेरे ख्याल से हम निकाल सकते हैं क्या मोल फ्रैक्शन बेंजीन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन, यही होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मास है जिसका गिवन है 80 ग्राम, मोलर मास लिख लीजिएगा कितना होगा, और टॉलुइन का कितना है 100। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे बच्चों। बेंजीन का कैलकुलेट कर लो कितना होता है। बेंजीन का कितना आएगा मेरे ख्याल से 78 आता है कि 70, हाँ 78 आएगा, 78, यहाँ पे 78। और जो टॉलुइन है उसमें एक हाइड्रोजन कम होकर CH3 लग जाता है, तो 92 ग्राम हो गया। ये मोल फ्रैक्शन आ गई बच्चे बेंजीन की। कैलकुलेट कीजिए कितनी आ रही है, 0.486 आएगी बच्चे, 0.486। अगर बेंजीन की आ चुकी है या कि इन दी सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन दी सोल्यूशन, तो टॉलुइन की कितनी होगी इन दी सोल्यूशन? ये इन दी सोल्यूशन है, वेपर फेस में नहीं है जी, याद रखिएगा। 0.6 आएगा बिकॉज समथिंग दैट्स सॉरी 0.514 इन दी सोल्यूशन हुआ। ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन की आ गई सोल्यूशन में, ये टॉलुइन की आ गई। लेकिन उसने पूछा है वेपर फेस में, याद रखिएगा, अभी समझा कर हटा हूं मैं। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने इसके बारे में। जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हमें निकालना है टोटल पी सोल्यूशन। अब पी सोल्यूशन निकल जाएगा, पी सोल्यूशन होगा बेंजीन का पीवी डिग्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सोल्यूशन में, टॉलुइन का पी डिग्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन दी सोल्यूशन। पीवी डिग्री है, हाँ जी है, पीटी डिग्री है, हाँ जी है, एक्स भी है, एक्स टी है, वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको पी सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे बच्चों। पी सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे ख्याल से आपको, वैल्यू पुट कर सकते हैं 50.71 इंटू एक्स बी है हमारे पास 0.486, और पी डिग्री है हमारे पास 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन द सोल्यूशन। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, इट्स 41.13 mmHg। जैसे ही आएगा तो मुझे इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन की इन दी वेपर फेस वो आ जाएगी। वाई बी इज पीबी डिग्री लिखेगा, कहाँ पे है पीबी डिग्री 50.71 इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सोल्यूशन, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.486 divided by vapor pressure of solution, this one, so is coming out to 41.13। आपका आंसर आ जाएगा, चेक कीजिएगा। इसको आप जब निकालेंगे इसका आंसर 0.6 आएगा मेरे बच्चे, 0.6। आसान है, चेक कर लीजिएगा एक बार। जल्द से चेक कर लीजिए एक बार, मेरा समझ आया होगा आपको। ठीक है, इसके और क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों। ठीक है, अभी मैंने कोशिश की है जितने हो सकते हैं, तो जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें भी और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे इसके क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो रहे हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आप मिस ना करें। ठीक है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए मेरे बच्चों। मिलते हैं आपको, थैंक यू।